हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या कि जो फ्रेज क्या होता है, और साथ ही साथ समझेंगे फ्रेज का जो हिंदी होता है वाक्यांश होता है उसे वाक्यांश किसे कहते हैं, और समझेंगे इडियम्स अर्थात मुहावरा किसे कहते हैं, और यह भी समझेंगे कि प्रोवर्ब अर्थात कहावत किसे कहते हैं, और इसके अलावा समझेंगे हम लोग क्या है क्लोजेज यानी उपवाक्य किसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ समझेंगे हम लोग सेंटेंस अर्थात वाक्य किसे कहते हैं। इन तमाम तरह के जो 5 टॉपिक है, इन पांचों टॉपिक को हम एक एक करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आप बहुत सा वीडियो देख चुके हैं, मल्टीपल वीडियो देख चुके हैं, फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है इन टॉपिकों में, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। आपको 100% हम गारंटी देते हैं, आप निराश होकर इस वीडियो से नहीं जाइएगा। तो मेन जो कन्फ्यूजन की जो पॉइंट होती है वह यहाँ पे होती है कि आपका ये जो फ्रेज है और जो इडियम्स है और जो प्रोवर्ब है, ये 3 चीज़ को लेकर के क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि भाई फ्रेज किसको कह देते हैं, इडियम किसको कहते हैं, प्रोवर्ब। कभी कभी लिखा रहता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, दोनों में अंतर क्या होता है। इतना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना माइंड में, तो मत पूछिए। आज उसको सारे कन्फ्यूजन को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब नेक्स्ट समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है। अगर हम फ्रेज की बात कर ले, किसकी बात कर ले, फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है उसको समझते हैं। तो फ्रेज जो हमारा होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, यानी विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब का होता है। वह ना तो सब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब होगा। सब्जेक्ट होगा तो वर्ब गायब रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, कभी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, यानी कि वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड दिया रहेगा, लेकिन उसे प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसको हम फ्रेज कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज समझ लेना पहले आपको। और साथ ही साथ हमको यह भी समझना होगा कि जो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो इन द मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे इन द मॉर्निंग जो है 3 वर्ड का ग्रुप है। कितने वर्ड का ग्रुप है भाई? 3 वर्ड का ग्रुप है कि नहीं है? 3 वर्ड का ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है 3 वर्ड का, इसमें कहीं ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, इसलिए फ्रेज कहलाएगा। और ये सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट में लिखा था, इसलिए ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करता है। बट यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि ना सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे है, ना ही वर्ब की तरह है, ना ही ऑब्जेक्ट की तरह है, केवल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसे हम फ्रेज कह देते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इन द ए ब्यूटीफुल गार्डन लिखा हुआ है। ये भी ब्यूटीफुल जो गार्डन है, ये भी क्या आपका 3 वर्ड्स का ग्रुप है, और ये भी कोई मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा, फ्रेज हो गया। और साथ ही साथ यह भी समझेंगे हम लोग क्या, ये जो फ्रेज जो होता है ना आपका, जो फ्रेज होता है एक यूनिट की तरह कार्य करता है, एक यूनिट की तरह कार्य करता है, एक्ट एज ए यूनिट। अब कहिएगा यूनिट क्या होता है, तो ये यूनिट जो होता है आपका नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। यानी हमारा जो फ्रेज होता है और नाउन की तरह भी कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है और एडवर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो एक एक कर हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे क्या कि जो फ्रेज है हमारा और नाउन की तरह किस प्रकार कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह किस प्रकार कार्य करता है और एडवर्ब की तरह किस प्रकार से कार्य करता है। चल आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर ले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जरा देखिएगा, माई ग्रीन जिम सॉक्स आर इन द हेम्पर। हेम्पर का मतलब क्या होता है, कोई बॉक्स। क्या होता है हेम्पर का मतलब? कोई एक बॉक्स, जिसमें डलिया कह सकते हैं या डब्बा कह सकते हैं, ठीक है ना, उसको हेम्पर कह दिए यहाँ पे। तो कहता है यहाँ पे मेरा ग्रीन जिम सॉक्स जो है ना, कहाँ है, एक हेम्पर में रखा हुआ है, हेम्पर में है। तो यहाँ पे क्या देख रहे, ये जो लिखा हुआ वर्ड है आपका, ये जो वर्ड लिखा हुआ है माई ग्रीन जिम सॉक्स, ये क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो हमको यह समझना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात कर ले भैया, तो सब्जेक्ट जो हमारा होता है ना, सब्जेक्ट जो हमारा होता है वह तो नाउन होगा। क्या होगा? और नाउन होगा, या वह प्रोनाउन होगा, या क्या होगा, वह प्रोनाउन होगा। तो समझे बात को यहाँ तक, नाउन या प्रोनाउन होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक नाउन की तरह कार्य किया इस सेंटेंस में। क्या किया, नाउन की तरह कार्य किया। तो जब ये नाउन की तरह कार्य किया है, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका नाउन फ्रेज कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक? चल
नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझते क्या है, नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे, शी हैड एक्सट्रीमली मिनेंसिंग आईज। तो उसके पास क्या है कि बहुत ही डरावना आँखें है, बहुत ही डरावना आँखें। तो आँख की विशेषता को बताया जा रहा है, आँखें कैसी है उसकी, डरावना है, बहुत डरावना है। तो यहाँ पे जब किसी नाउन के बारे में, जब किसी नाउन के बारे में हम किसी चीज़ के बारे में नाउन के क्वालिफाई करते हैं किसी वर्ड से, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है ना, तो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो अर्थात ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। समझ में आई बात यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, जरा देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कहता है कि फ्लैग ऑन फर्स्ट प्राइज इन द स्कूल रनिंग रेस, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इन द स्कूल रनिंग रेस। तो यहाँ पे जब आप इस बात को जब ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये चीज़ समझ में आएगी आपको। तो यहाँ पे ये जो फ्लैग जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ये जो फ्लैग लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, ये जो फ्लैग है ये सब्जेक्ट, और ऑन जो लिखा हुआ है ये वर्ब है आपका, ठीक है ना। तो और फर्स्ट प्राइज से लेकर के उसके फर्स्ट प्राइज मतलब प्रथम स्थान लाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आगे बताया गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फर्स्ट प्राइज कहाँ पे पाया हुआ, प्लेस बता रहा है, इन द स्कूल रनिंग रेस में पाया है कि नहीं है। तो जब भी किसी वर्ब के बारे में कोई क्वालिफाई करेगा, यानी कि यहाँ वर्ब के बारे में बता रहा है, ऑन किया फर्स्ट प्राइज, कहाँ ऑन किया, इन द स्कूल रनिंग रेस, स्कूल रनिंग रेस में पास किया। अर्थात ये क्या हो गया हमारा, टाइम आपका प्लेस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्या बन गया आपका, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया ये। अर्थात ये एडवर्ब की तरह काम किया। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें है, कितने वर्ड का ग्रुप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड का ग्रुप है। अर्थात वर्ड का ग्रुप है और एडवर्ब की तरह कार्य किया, तो ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से हमने क्या समझा, फ्रेज क्या होता है और फ्रेज किस प्रकार से, वह जो फ्रेज होता है नाउन की तरह कार्य किस प्रकार से करता है, एडजेक्टिव की तरह कैसे करता है, एडवर्ब की तरह कैसे करता है। अब हम लोग समझेंगे साथ ही साथ क्या है कि इडियम्स क्या होता है। इडियम्स क्या होता है, अगर हम इडियम्स की बात कर ले, तो इडियम्स की अगर हम बात कर ले भैया, तो इडियम्स को समझने के लिए हमको एक चीज़ और समझना होगा कि इडियम्स क्या है, एक फ्रेज का ही टाइप है। एन इडियम इज अ फ्रेज बट फ्रेज इज नॉट एन इडियम, समझना पड़ेगा। ये जो इडियम हमारा होता है ना, वो एक फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज होता है। बट ये भी समझना होगा आपको, जो हमारा फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज, वह इडियम्स नहीं होता है, वह इडियम्स नहीं होता है। समझे बात को यहाँ तक, यानी कि इडियम फ्रेज हो सकता है लेकिन फ्रेज इडियम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अर्थात यह भी समझे हम कि इडियम क्या है कि एक फ्रेज होता है। क्या होता है, एक फ्रेज होता है जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन देता है किसके बारे में, लार्जली एंड द एक्सक्लूसिवली कैरी द फिगरेटिव और द नॉन लिटरल मीनिंग। जो इडियम्स हमारा होता है ना, वो क्या करता है, इडियम्स हमारा वो हमें फिगरेटिव मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग देता है, फिगरेटिव मीनिंग देता है और नॉन लिटरल मीनिंग देता है। लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग क्या होता है, समझिए उसको। अब ये भी समझ, उसको लिटरल नॉन लिटरल समझने से पहले ये समझना होगा हमें कि जो इडियम्स होता है हमें फिगरेटिव और नॉन लिटरल मीनिंग देता है कि रेदर देन मेकिंग एनी लिटरल सेंसेज, यानी कि बिना लिटरल सेंस को बताए हुए क्या करता है, हमें नॉन लिटरल मीनिंग देता है और फिगरेटिव मीनिंग देता है या इम्प्लाइड मीनिंग देता है। अब समझते हैं क्या कि लिटरल मीनिंग क्या होता है, नॉन लिटरल क्या होता है, फिगरेटिव क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है। समझिए, अगर हम लिटरल मीनिंग की बात कर ले, किसकी बात कर ले, लिटरल मीनिंग की बात कर ले, हम लिटरल मीनिंग की बात कर ले, तो अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं ना, तो लिटरल मीनिंग का हिंदी में उसको कहते हैं शाब्दिक अर्थ। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, ये हमें शाब्दिक अर्थ देता है। अर्थात जो शब्द लिखा हुआ है तो उसके बारे में जो बात करता है और जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग भी वही चीज़ है, तो वह शाब्दिक अर्थात लिटरल कहलाता है। लेकिन
जो शब्द लिखा हुआ है उसका मीनिंग वह ना हो करके दूसरा मीनिंग होता है, उसको हम कहते हैं नॉन लिटरल मीनिंग। क्या कहते हैं? नॉन लिटरल मीनिंग कहते हैं, या फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं, या इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। समझ में आया बात? लिटरल मीनिंग क्या होता है, नॉन लिटरल क्या होता है, फिगरेटिव क्या होता है। तो हमारा जो इडियम्स होता है ना, वो लिटरल मीनिंग कन्वे नहीं करता है, वो क्या करता है, फिगरेटिव या नॉन लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है। समझ में आया बात यहाँ तक? अब आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल को समझिएगा जरा, क्या यहाँ क्या आ रहा है, ही विजिटेड हिज मदर, उन्होंने अपनी माँ से मिला, वाइल ही वॉज इन टाउन फॉर कॉन्फ्रेंस, जब वह कॉन्फ्रेंस के लिए टाउन गया था, टाउन में था, तो अपनी वो माँ से मिला था। सो ही किल्ड 2 birds with 1 stone, इसलिए उसने एक पत्थर से 2 पक्षी को मार डाला। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक पत्थर से 2 पक्षी को मार दिया। किल्ड 2 birds with 1 stone, एक ही पत्थर से 2 पक्षी को मार दिया। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक पत्थर मारा, दोनों पक्षी मर गया। लिटरल मीनिंग इसका ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसका लिटरल मीनिंग, तो यही ना कह रहा है कि नहीं कह रहा है। बट यहाँ पे नॉन लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका, क्योंकि जो इडियम्स होता है कभी भी लिटरल मीनिंग कन्वे नहीं करता, हुआ हमेशा फिगरेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नॉन लिटरल मीनिंग कन्वे करता है। तो यहाँ पे जो लड़का है क्या अपनी माँ से मिला, तो कब मिला था, जब वह कॉन्फ्रेंस देने के लिए कहाँ गया था, व्हेन ही वाज इन द टाउन फॉर कॉन्फ्रेंस, जब वह कॉन्फ्रेंस के लिए, सभा के लिए, मीटिंग के लिए कहाँ था, शहर में था, तब अपनी माँ से मिला। और इस प्रकार से उसने क्या किया, एक पत्थर से 2 पक्षी को मार दिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक पत्थर मारा 2 पक्षी मर गया, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, क्या कि एक ही चीज़ से, यानी एक ही चीज़ से वो 2 काम कर गया। यानी कि वो मीटिंग के लिए टाउन भी चला गया, मीटिंग भी उसका हो गया, उसकी माँ से भी मुलाकात हो गया, तो एक चीज़ से उसका 2 काम हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, टू अचीव 2 things बाय डूइंग 1 single एक्शन, यानी कि एक एक्शन किया 2 काम हो गया, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के लिए टाउन गया और साथ साथ माँ से भी मिल लिया, तो 2 काम हुआ कि नहीं हुआ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक तीर से 2 निशान, एक तीर से 2 का निशान। तो एक तीर मतलब एक काम कोई किए उससे 2 काम हो गया, उसको हम लोग कहते हैं किल 2 birds with 1 stone। तो इसी को हम लोग इडियम्स कहते हैं। समझ में आया? इडियम्स और फ्रेज में अंतर समझ गए होंगे। तो देखे थे फ्रेज में क्या था कि फ्रेज हम देखे थे क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो मीनिंग को पूरा कन्वे नहीं कर पा रहा है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता, और साथ ही साथ तो जो फ्रेज का ही एक्सटेंड वर्जन होता है इडियम्स होता है। यहाँ भी क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, किल्ड है, 2 है, बर्ड्स है, विद है, 1 है, स्टोन। इसमें भी कोई ना कोई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ना ही कोई वर्ब का कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे कर रहा है ना, ये मीनिंग जो लिखा हुआ है तो वो ना करके दूसरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसीलिए से हम क्या कहते हैं, इडियम्स कह देते हैं। समझ में आया बात? अगर लिटरल मीनिंग की अगर बात करें, इसका क्या होगा, तो एक पत्थर से 2 पक्षी को मार दे, लिटरल मीनिंग यही होगा। लेकिन इसका क्या है, मीनिंग दूसरा है, यानी कि एक तीर से 2 का निशान, यानी एक काम किया उसे 2 काम हो गया, इसका मतलब ये हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इडियम्स कह देते हैं। समझ में आया? और दूसरा एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम लोग इसको। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है इट्स ए पीस ऑफ वर्क, अर्थात इट्स का मतलब होता है इट इज ए पीस ऑफ केक। यह क्या है, पीस ऑफ केक। देखिए यह क्या है, पीस ऑफ, आपको क्या समझ में आ रहा है, यह एक क्या है, पीस ऑफ केक है ना, एक केक का छोटा सा पीस है। इसका लिटरल मीनिंग तो यही नजर आ रहा है, लेकिन इडियम से तो इसका मीनिंग तो होगा नहीं। इसका मीनिंग होता है कोई भी काम जब बहुत आसान होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पीस ऑफ केक। क्या कह देते हैं, पीस ऑफ केक। नहीं, कोई भी काम बहुत ईजी होना, उसे क्या कहते हैं, पीस ऑफ केक कह देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका अगर हम मीनिंग अगर कीजिएगा लिटरल मीनिंग, तो क्या होगा, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, ठीक है ना, यही मीनिंग आ रहा है। लेकिन इडियम्स है, इसका मीनिंग तो लिटरल होगा नहीं, फिगरेटिव मीनिंग होगा इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होगा, रिवील द सीक्रेट, यानी कोई भी गुप्त चीज को रिवील करना, बता देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। समझ में आया बात इडियम्स को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक और एग्जाम्पल दिया, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ क्या है, वंस इन ए ब्लू मून आई गो टू सिनेमा ओनली व्हेन देयर इज ए फिल्म आई रियली वांट टू सी।
वंस इन ए ब्लू मून, कहता है एक बार ब्लू मून में, आई गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जाता हूँ, ओनली वेन देर इज़ ए फिल्म, जब वहाँ क्या होता है, एक फिल्म होता है, आई रियली 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 वांट टू सी, जो मैं सचमुच देखना चाहता हूँ, मैं तभी क्या करता हूँ, वहाँ पे सिनेमा जाता हूँ। कब? तो ब्लू मून में। ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, नीला मून। लिटरल मीनिंग क्या कह रहा है इसका, नीला मून, शाब्दिक अर्थ यही हो रहा है, लेकिन ये इडियम्स है तो उसका मीनिंग तो कुछ और कहना चाहेगा। तो यहाँ पे ब्लू मून जो होता है, वंस इन ए ब्लू मून, इसका जो मीनिंग होता है वह होता है कि जो कभी कभार होता है, रेयरली कोई चीज़ होता है, नॉट वेरी ऑफन, जो बार बार नहीं होता है, कभी कभी कोई चीज़ होता है, कभी कोई चीज़ दिखना, कभी कोई चीज़ होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। समझ में आया बात इडियम्स? तो आपको, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको इडियम्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब समझते हैं हम लोग प्रोवर्ब्स क्या होता है। अगर हम भैया प्रोवर्ब्स की बात कर ले, किसकी बात कर ले, प्रोवर्ब्स की बात कर ले, तो प्रोवर्ब्स क्या होता है, तो जैसे हमने देखा क्या कि जो फ्रेज होता है हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो इडियम्स को जब देखा मैंने, तो इडियम्स में हमें क्या देखा, इडियम्स में हम यह देखें कि उसमें क्या होगा कि वो भी एक फ्रेज का एक्सटेंड वर्जन होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी अर्थात हमारा इडियम्स भी एक फ्रेज होगा, बट वह क्या करेगा, लिटरल मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा, वो फिगरेटिव मीनिंग को कन्वे कर देगा। वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, तो इस तरह के जो मीनिंग होगा, पीस ऑफ केक, तो इस तरह के जो मीनिंग होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इडियम्स कहलाता है। लेकिन प्रोवर्ब क्या होता है आपका, एक प्रोवर्ब क्या होता है, शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस होता है, छोटा सा और एक बहुत ही प्रसिद्ध कोई क्या होता है सेंटेंस। इसमें आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा और आपको इसमें वर्ब भी देखने को मिलेगा, अर्थात एक सेंटेंस के तरह कार्य करता है। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस होगा, नहीं अर्थात इसमें सब्जेक्ट और वर्ब देखने को हमको मिलता है और प्रोवर्ब में भी देखने को मिलता है। लेकिन इडियम्स और फ्रेज में हमें कभी भी सब्जेक्ट वर्ब देखने को नहीं मिलता है, ठीक। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो प्रोवर्ब होता है जनरल ट्रूथ जो है उसके बारे में बात करता है और हमें कुछ एक पीस ऑफ एडवाइस देता है, कुछ हमें सलाह देने की कोशिश करता है प्रोवर्ब के माध्यम से। और जो प्रोवर्ब होता है ना हमारा, वो लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है। किसकी मीनिंग को कन्वे करता है, लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो क्या करेगा, लिटरल मीनिंग को कन्वे करेगा वह, ठीक। तो लिटरल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, आपको जस्ट बताए थे, शाब्दिक अर्थ। क्या बताए थे भैया, शाब्दिक अर्थ बताए थे, अर्थात जो शब्द लिखा हुआ है ना, उस शब्द का वही मीनिंग लिखा, वही मीनिंग वो कन्वे कर रहा है, उसे हम शाब्दिक अर्थ का देते हैं। अर्थात आप यह समझ सकते हैं शाब्दिक अर्थ का इंटेंडेड मीनिंग, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, इंटेंडेड मीनिंग भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जब आप इसको देखिएगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या एक सेंटेंस की तरह यूज हुआ है। प्रैक्टिस क्या है, सब्जेक्ट है, मेक्स क्या है, वर्ब है, और बाकी वाजर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिला कि नहीं मिला, बताइए। प्रोवर्ब सब्जेक्ट एक सेंटेंस की तरह कार्य किया कि नहीं किया, किया ना। जब किया यहाँ पे जब यह किया तो यहाँ पे यह देख सकते हैं आप, एक तरह सेंटेंस का काम किया और ये जो मीनिंग लिखा हुआ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो अनेक अभ्यास क्या करता है, एक मानव को परफेक्ट बनाता है। यानी बार बार अभ्यास करने से मानव परफेक्ट बन जाता है, मानव परफेक्ट। जैसे मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं अभी आपके लिए, तो आप जब वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो, यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम और प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया वीडियो लाएंगे, उसमें चाहे उस चीज़ को इम्प्रूव करें, तो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, उसमें इम्प्रूव देखने को मिलेगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो क्या कर रहा है, जनरल ट्रूथ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और साथ ही साथ में क्या करता है, एडवाइस देने का भी काम करता है। समझ में आया प्रोवर्ब क्या होता है? आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है कि प्रोवर्ब, जैसे कि हमने समझा, ये प्रोवर्ब हमें मोरल लेसन देने का काम करता है और साथ ही साथ हमें यह एडवाइस देने का काम करता है, और ये कंप्लीट सेंटेंस भी होता है और ये पूरे सेंटेंस भी होता है, और ये हमें लिटरल मीनिंग भी कन्वे करता है। कौन सा मीनिंग कन्वे करता है, लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है ये, ठीक है। मोरल लेसन देता है, एडवाइस देता है, और जो लिटरल मीनिंग होता है उसको कन्वे करता है। अब समझते हैं इसके बाद क्या है कि यहाँ पे इस बात को समझे। अब समझते हैं यहाँ जो प्रोवर्ब लिखा हुआ है, आपका प्रोवर्ब जो लिखा हुआ है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे।
अर्थात रोम एक दिन में बनकर रेडी नहीं हुआ था, है कि नहीं। अर्थात जो भी हम काम करते हैं, मुझे अगर बिग अचीवमेंट पाना हो तो एक दिन में नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस और टाइम लगेगा। हमें पेशेंस बना के रखना होगा, टाइम बना के रखना होगा। तो हमें इससे क्या सजेशन मिलता है, इससे हमें एडवाइस मिलता है और साथ ही साथ मोरल लेसन मिलता है कि किसी भी काम को धरफर हमें नहीं करना है, नहीं कि तुरंत अचीव कर ले, उस चीज़ की भावना नहीं रखना है। और साथ ही साथ क्या, पेशेंस रख के और टाइम उसमें लगेगा, टाइम लगाइए तो जाकर सफलता मिलेगी। इस मीनिंग का कहने का मतलब, इस प्रोवर्ब का कहने का मतलब यही हुआ। एंड दूसरी अगर हम बात कर ले तो क्या लिखा हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। सभी चमकती हुई चीजें क्या होते हैं, सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती है कि नहीं है, कि जो भी चमकता हुआ चीज निकल सामने आ जाए तो क्या वह सोना होगा, नहीं होगा। इससे हमें मोरल लेसन मिलता है कि जो भी व्यक्ति जो हाई फाई है, सूट बूट में है, तो क्या जरूरी है कि उसके पास प्रॉपर नॉलेज हो। कोई व्यक्ति का शर्ट फटा हुआ, कपड़ा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है एट ए टाइम, तो क्या उसका ये जरूरी है कि उसके पास नॉलेज ना हो, तो कभी नहीं हो सकता है। समझ में आई बात। तो ये जो आपका ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शेक्सपियर का एक क्या है, आपका एक कोट है, उन्होंने एक ऐसा कथन कहा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो उन्हीं का यहाँ पे दिया हुआ ये। समझे बात यहाँ तक। चलिए अब हम लेते हैं क्या कि जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है फ्रेज को लेकर के, इडियम्स को लेकर, प्रोवर्ब्स को लेकर। जनरली हमें यह सुनने को मिलता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखो, क्लास में कहा जाता है। ये बार बार दिमाग में जब आती है ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आखिर दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, आखिर होता क्या है। तो जहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो, तो उस पॉइंट को हम लोग आज टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम बात कर ले, फ्रेज की बात कर ले, तो जो फ्रेज होता है ना हमारा, वो लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है, और जो प्रोवर्ब होता है यह भी लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है। लेकिन जो इडियम्स होता है ना हमारा, वो लिटरल मीनिंग को कन्वे ना करके वो फिगरेटिव मीनिंग या नॉन लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है। अर्थात लिटरल मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है ना, क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। और नॉन लिटरल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि शाब्दिक अर्थ नहीं, जो लिखा हुआ वर्ड है उसका मीनिंग वह ना हो करके दूसरा होना। समझे यहाँ तक में। एंड साथ ही साथ यह भी समझना होगा हमें क्या कि जो हमारा जो फ्रेज और जो इडियम्स और प्रोवर्ब होता है, तो जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। जो हमारा फ्रेज और इडियम्स होता है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को हमें नहीं मिलता है। किस किस में, तो फ्रेज में और इडियम्स में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर हम प्रोवर्ब्स की बात कर ले, इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और क्योंकि ये क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस होता है, छोटा सा क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। और जो फ्रेज और इडियम्स होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। लेकिन प्रोवर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यह समझना होगा हमें कि मेन जो कंफ्यूजिंग पॉइंट कहाँ पे होता है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल का अगर हम देखें ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग। उन्होंने डिसाइड किया स्मोकिंग को क्या कर देना, गिव अप कर देना, गिव अप कर देने के लिए। तो गिव का मतलब क्या होता है, देना। गिव का मतलब क्या होता है, देना। गिव का क्या मतलब होता है, देना। अप का मतलब ऊपर, यानी कि उसने क्या डिसाइड किया कि स्मोकिंग को ऊपर कर देना के लिए, ऊपर दे देने के लिए। यहाँ ये लग रहा है क्योंकि लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तब इसका ये लग रहा है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पर यह करें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका यहाँ पर लिटरल मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब कहिएगा मन में ये सवाल आएगा जब लिटरल मीनिंग नहीं कन्वे हो रहा है तो इसका मतलब ये इडियम्स होगा, क्योंकि हमारा फ्रेज होता है, क्या होता है, फ्रेज होता है। और साथ ही साथ जो प्रोवर्ब होता है, क्या होता है, प्रोवर्ब होता है। ये दोनों का दोनों जो होता है लिटरल मीनिंग को कन्वे करने का काम करता है, लिटरल मीनिंग को कन्वे करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो गिव अप लिखा हुआ है तो लिटरल मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है,
ऊपर आप जैसे यहाँ पे जब देखे आप तो क्या देखे, ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग। वो स्मोकिंग को डिसाइड क्या कर देना, ऊपर कर देना, ऊपर दे देना। तो ऊपर देना क्या है, तो लिटरल मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। तो जब लिटरल मीनिंग को नहीं कर रहा है कन्वे, इसका मतलब ये इडियम्स होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब ये होगा। लेकिन ये इडियम्स नहीं है, ना ही यह फ्रेज है, ना ही यह प्रोवर्ब है। ये क्या है आपका, फ्रेजल वर्ब है। क्या आपका है ये, फ्रेजल वर्ब है। क्या है आपका ये, फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जो फ्रेजल वर्ब होता है ना आपका, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखने को हमें इसमें मिलता है। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को हमें मिलता है फ्रेजल वर्ब में। देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। आप समझ में आया बात। तो इस प्रकार से ना तो ये फ्रेज है, ना इडियम्स है, और ना ही प्रोवर्ब है। समझ में आया बात। तो कन्फ्यूजन यहाँ होती है, और यह समझना होगा। तो फिर समझेंगे कैसे कि ये फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम्स है, ये उसके बाद प्रोवर्ब है या फ्रेज है, समझेंगे कैसे। तो उसके लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि जो हमारा जो फ्रेजल वर्ब होगा ना, वह जनरली क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 3 वर्ड 2 वर्ड्स का ही होता है वह। और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब जब भी लिखा जाएगा ना वो हमारा, तो जो फ्रेजल वर्ब होगा हमेरा हमेशा और हमेशा वर्ब के साथ में, किसके साथ में, तो वर्ब के साथ वह क्या होगा, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को लेकर आएगा अपने साथ में, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को लेकर आएगा। समझ में आई बात, यहाँ तक इतना ही होगा। और साथ ही साथ अब कहिएगा इसका मतलब जो भी वर्ड क्या होगा कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होगा, क्या वो फ्रेजल वर्ब होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर आपने तो हमें यह बताया था कि जो वर्ब प्लस होगा। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा सेंटेंस को, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, किल्ड, ये भी तो वर्ब है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा क्या, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। तो यहाँ पे क्या ये जो वर्ब है, किल्ड लिखा हुआ वर्ब है, क्या इसके बाद कोई प्रीपोजिशन जस्ट बाद दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के वर्ड ये क्या हो गए आपके, तो ये फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाएंगे, फ्रेजल वर्ब आपके नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, ये इडियम्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इडियम्स कहलाएंगे। तो अब तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि फ्रेजल वर्ब इडियम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि जो गिव अप है, गिव अप आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या आपका ये फ्रेजल वर्ब है, ना तो आपका ये फ्रेज है, ना तो आपका ये फ्रेज है, ना ही आपका ये इडियम्स है, ना ही आपका ये इडियम्स है, और ना ही आपका ये क्या है, प्रोवर्ब है। ये आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो दिक्कत यहाँ हो जाती है स्टूडेंट को कि समझ में नहीं आता है, उसको फ्रेजल वर्ब को ये लगता है वो फ्रेज है या इडियम्स है, ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा ध्यान से। आई लुक आफ्टर योर कैट वाइल यू आर ऑन वेकेशन। मैं आपकी कैट की यानी बिल्ली की देख रेख कर सकता हूँ जब आप वैकेशन पर हो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लुक आफ्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो मैंने बोल दिया लुक आफ्टर देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर इसका लिटरल अगर मीनिंग देखिएगा आप, तो क्या होगा, लुक मतलब क्या होता है, देखना। लुक मीन्स क्या होता है, देखिए क्लोजेज क्या होता है। अगर हम क्लोजेज की बात कर ले, तो क्लोजेज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस भी हम समझते हैं, फ्रेज में भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन इडियम्स और जो हमारा जो फ्रेज होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। अर्थात फ्रेज और इडियम्स में हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। प्रोवर्ब हो गया, उसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोवर्ब एक छोटा सा क्या होता है, शॉर्ट सेंटेंस होता है, और क्लॉज भी उसी प्रकार का एक छोटा सा सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात कर ले क्लोजेज को, तो क्लोजेज 2 टाइप्स का होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, तो एक होता है डिपेंडेंट क्लोज होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब कि वैसा सेंटेंस जो अपने आप में क्या करता है कि मीनिंग को कन्वे कर पाता है। तो जब अपने आप में मीनिंग को कन्वे कर पाएगा तो क्या कहलाएगा, आपका इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। लेकिन वैसा सेंटेंस जो अपने आप में मीनिंग को कन्वे नहीं करेगा, वह क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका डिपेंडेंट क्लोज
कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा आपका। ठीक है, जैसे बिकॉज सी वॉज टायर्ड, तो बिकॉज सी वॉज टायर्ड क्योंकि वह थक चुकी थी। अरे भैया क्यों थकी थी, है ना, ऐसा कुछ डिपेंडेंट है दूसरे पर, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत किया था इसलिए थक चुकी थी, तो मीनिंग तो दिया हुआ नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है दूसरे सेंटेंस पर। यानी जब तक दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस नहीं बोला जाएगा तब तक यह पूरे मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब देखिएगा तो सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली लिखा हुआ है, तो वह क्या करती है कि सुंदर गाती है ना, सुंदर गाती है, तो पूरे मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है। इसे हम क्या कह दिए? इंडिपेंडेंट क्लोज कह दिए। समझ में आई बात यहाँ तक? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब समझते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अगर हम सेंटेंस की बात कर ले तो अभी हमने समझा, क्या क्या समझे, पहले उसको एक बार रिपीट कर ले जरा। हमने क्या समझा? फ्रेज क्या होता है, उसके बाद फ्रेज के बाद हमने इडियम्स के बारे में समझा। इडियम्स और फ्रेज में क्या समझा? फ्रेज और इडियम्स में इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमने समझा प्रोवर्ब के बारे में समझा, क्लोजेज के बारे में समझा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिलता है, सारा चीज़ देखें। और उसके बाद समझ लेते हैं हम लोग सेंटेंस क्या होता है। चलिए, अगर सेंटेंस बात करें तो ये क्या करता है? हमें कंप्लीट थॉट देता है विदाउट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट विथ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज। जो सेंटेंस होता है ना, हमें क्या करता है? कंप्लीट थॉट देता है, यानी कि कोई बात को कंप्लीट रूप से क्या करता है? कह देता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, अर्थात इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक आपका प्रीडिकेट होता है। एक क्या होता है? प्रीडिकेट होता है, सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट होता है, वन इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। समझ में आई बात यहाँ तक? तो आप समझिए, जैसे यहाँ लिखा आई लव पिज्ज़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट आपका है, लव क्या है? वर्ब है, और पिज्ज़ा क्या? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो ये क्या, ये पूरे मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? कर पा रहा है, अर्थात हमारा ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। समझे? अब दूसरा देखिए, ऑल द इट रेन्ड, हालांकि वर्षा हुई, बारिश हुई, वी प्लेड, हालांकि बारिश हुई हम लोगों ने खेला। ये भी पूरे मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है, लेकिन दो पार्ट है इसमें, है कि नहीं? दो पार्ट है और पूरे मीनिंग को कन्वे कर पा रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझिए, एक तरह से आपको ये समझना होगा हमने क्या क्या समझा। अभी हमने समझा यहाँ पे फ्रेज क्या होता है, और क्या समझा उसके बाद हमने इडियम्स क्या होते हैं, इडियम्स क्या होता है ये भी समझा। इसमें दोनों में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब देखने को हमें नहीं मिलता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमने क्या समझा? प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है वो भी समझा। और उसके बाद इसमें समझाए थे आपको, इस छोटा सा सेंटेंस और इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। और उसके बाद हमने समझा क्लोज क्या होता है, और क्लोजेज समझा मैंने, उसमें भी क्या समझा? इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और जो सेंटेंस भी, उसके बाद हमने क्या समझा? सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस में तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ दिया हुआ रहेगा। इस प्रकार से हमने पांचों टॉपिक को समझा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को नीचे में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आप इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।